आज सुनिए अमरकांत की लिखी कहानी लाखों। लाखों एक स्त्री के साथ साथ एक ऐसे समाज की भी कहानी है जो उसे इंसान की तरह नहीं जीने देता। ये कहानी है स्त्रियों की अधिकारहीनता से जुड़ी हुई। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया का 70% काम औरतें करती हैं, जबकि आमदनी में उनके हिस्से केवल 10% आता है और वो केवल 1% संपत्ति की स्वामी होती हैं। कितना असंगत बंटवारा करते हैं हम, और फिर कहते हैं औरत कमजोर है। औरतों में एक कमी और भी होती है, वो ये कि वो बहुत इमोशनल होती हैं और फिर इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों, प्यार और ममता के पीछे छिपे हुए धोखे को देख ही नहीं पाती, या देख कर भी अनजान होकर बैठी रहती हैं, और इसी वजह से वो बहुत बार धोखा खाती हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी लाखों। घुटनों के बीच में दबाकर, बीच बीच में सिर उठाकर वो इधर उधर देखती, जैसे किसी को खोज रही हो। मेरा कस्बा नुमा गांव गंगा के किनारे बसा है। वहीं रेत पर नदी के किनारे ही वो मेला लगता है, जहां दूर दूर के गांव से लोग आकर स्नान करते हैं। खूब चहल पहल रहती है। रंग बिरंगे कपड़ों में श्रद्धालु स्त्री पुरुष, बच्चों का शोरगुल, चूड़ी, रिबन, चोटी की दुकानें, बाजा पिपहरी, लाउड स्पीकरों की तेज आवाजें, मंदिरों में चढ़ावा और नदी पर नावखोरी। लेकिन शाम होने पर भीड़ छटने के बाद भी वो औरत वहीं बैठी थी और उसकी खोज खबर लेने कोई नहीं आया था। उसके आसपास 2-4 औरतें और कुछ लोग खड़े थे और उसे बड़ी उत्सुकता से निहार रहे थे। वो लाल बॉर्डर की एक पीली साड़ी पहने हुई थी। उसकी मांग भरी हुई थी और हाथों में चूड़ियां थीं। औरतों ने उससे उसका पता ठिकाना पूछा, पर वो धाराधार रोए जा रही थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं और आंसू भी सूखने लगे। आसपास भीड़ देखकर वो काफी सिकुड़ गई थी। उम्र उसकी 24-25 से अधिक न होगी। छोटा गोल चेहरा, सांवला रंग, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और मोटे होंठ। ई कौन जगह है? जब अंधेरा घिरने लगा तो उसने डर कर एक औरत से पूछा। नौसा की माई, जो सफेद रंग की मोटी साड़ी पहने थी और ललाट पर चंदन लगाए थी, बोली, अरे ये तो परशुराम बाबा का जन्म स्थान है। बाबा यहीं पैदा हुए थे। वो देखो, ऊपर टीले पर उनका मंदिर भी है। हाँ, पहले तुम ये बताओ कि कहाँ से आई हो? कोई दुखिया लग रही हो। क्या कहूँ ए मैया, वो रोती हुई बोली, हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। वो लोग मुझे नहलाने के बहाने नैया से यहाँ ले आए। हमारे साथ हमारे देवर, हमारे आदमी, हमारी जेठानी भी थी। पहले मुझे गंगा जी में नहलाया, फिर बोले तुम यहीं बैठो, हम लोग भी नहा कर आते हैं। तभी से हम बैठे हैं। अपने गांव घर का पता बताओ, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, मैंने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा। ना है मालिक, गांव घर का पता जानकर क्या करेंगे? मैं वहां नहीं जाऊंगी। घर में सौत बिठा ली है और लड़के को मुझसे छीन लिया है। दोनों मिलकर रोज मेरी कुटम्मस करते हैं। मैं यहीं पड़ी रहूंगी, नहीं तो नदी तालाब में डूब मरूंगी। अरे कैसी बातें करती हो? तुम यहाँ रात में कैसे रहोगी? इतना जाड़ा पाला है। चलो, वहां मंदिर में सधुआइन जी हैं, वहीं रहना। तुम्हारा कोई आदमी जन आएगा तो चली जाना। इतना कहकर नौसा की माई उसे सधुआइन के पास ले गई थी। मैं गांव में प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हूँ, इसीलिए हर तरह के लोग मेरी इज्जत करते हैं। मैं कड़ियल मिजाज का जरूर हूँ, लेकिन किसी के सुख दुख में मदद करना भी मेरी आदत है। ठाकुर टोले के 4 मकानों में से सबसे बड़ा मकान मेरा ही है। मजे का खेत बगीचा है मेरे पास और गांव भर में दबदबा भी है। बात यह है कि मेले में छोड़ी गई उस जवान औरत की वजह से मैं कुछ चिंतित था। पता नहीं कैसी औरत है, किस गांव जवार की है, उसको लेकर कोई बवाल न खड़ा हो जाए, कहीं वो जान न दे दे, किसी दिन पुलिस थानेदार आकर किसी को पकड़ न ले, आदि आदि। इस तरह के संशय गांव के लोगों के लिए स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि आत्म सुरक्षा के हथियार के रूप में ही ये ग्रामीणों द्वारा भी सदा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बारे में मुझे नियमित रूप से सूचनाएं मिलती रहती थीं। नौसा की माई जाति की कहारिन थी। उसका मर्द असम में कमाने धमाने गया हुआ था, तो वहीं मर मिला गया। उसके बाद वो पूजा पाठ में ही ज्यादा समय बिताने लगी। वो गांव के पूर्वी छोर पर
सड़क के किनारे अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर के सामने एक पक्का चबूतरे वाला कुआं था और कुएं के सामने हम ठाकुर लोगों के घर। मेरी एक बूढ़ी विधवा बुआ थी जो मेरे पास ही रहती थी। उनकी नौसा की माई से खूब पटती थी। वो दोनों गंगा जी नहाने और मंदिर में पूजन अर्चन करने जाती और उन्हीं से उस परित्यक्ता के समाचार मिल जाते। उसने अपना नाम लाखों बताया था। वो रोज सवेरे उठती और कुएं से पानी भर भर कर मंदिर को धोती पहुंचती। मंदिर में चावल, दाल, आटा, आलू जो भी चढ़ावा मिलता उसी को पकाकर खुद भी खाती और सधुआइन को भी खिलाती। एक दिन मैं उत्सुकतावश लाखों की खोज खबर लेने मंदिर गया तो सधुआइन जी ने मुझसे कहा, ए जजमान, ई लाखों यहाँ कब तक रहेगी? ऊंच खल कुछ हो जाए तो मंदिर की बदनामी होगी। है तो बहुत ही ईमानदार और मेहनती, पर आगे क्या होगा ये कौन जानता है। मैंने नौसा की माई से कई बार कहा कि इसे अपने घर ले जाओ और घर गृहस्थी के काम में मदद लो। अच्छा रुकिए, मैं भी उनसे कहता हूँ। नौसा की माई मेरा कहना मान गई और लाखों मंदिर से आकर गांव समाज के बीच रहने लगी। अब अक्सर वो मुझे दिख जाती और जब नहीं दिखाई पड़ती तब भी उसके बारे में सभी खबरें मालूम होती रहती। दरअसल गांव के लोगों के लिए वो एक कौतुक का विषय हो गई थी। लोग उसके बारे में हंस हंस कर चर्चाएं करते थे। उसके बारे में ये बातें अस्वाभाविक व अटपटी सी लगती और शंकाएं बढ़ जाती। लाखों सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती और अन्य औरतों के साथ मैदान जाती। वहां से लौटकर ठाकुर लोगों के कुएं के पक्के चबूतरे पर बैठकर गुनगुनाने लगती। साड़ी वो हमेशा उटुंग पहनती। इससे चिकनी मिट्टी की तरह उसकी टांगें दिखाई देती रहती। सुबह सुबह मोहल्ले के कुछ छोकरे उससे चुहलबाजी करने लगते। इस पर कभी वो उनको जीभ निकालकर चिढ़ाती तो कभी थूकती और जब वो हद कर देते तो रोने लगती। नौसा की माई जब गंगा स्नान करने चली जाती तो वो नौसा के साथ खेत पर काम करने जाती। काम करते करते वो कभी कभी रोने लगती। इस पर नौसा उसे गालियां देता और कभी कभी हाथ पैर भी चला देता। जब वो खेत से बोझा अपने सिर पर ढोकर घर चलती तो रास्ते में ठाकुर लोगों के इमली के बगीचे में बोझा पटक कर सुस्ताने लगती और बुदबुदाती रहती। नौसा जब कभी उसे इस हालत में देख लेता तो गाली गलौज और मारपीट पर उतर आता। गर्मी की दोपहर में वो अक्सर गढ़ी के किनारे आकर बैठ जाती। यहाँ कोई नहीं होता था, बस कुछ भैंसें पानी में तैरती रहती थीं। वो किनारे बैठकर दूर तक पानी में कंकड़ और ढेले फेंकती रहती। कभी वो चुपचाप रोने लगती और कभी कोई राहगीर पास से गुजरता तो उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती। मैंने खुद कई बार उसे वहां बैठकर रोते और मुस्कुराते हुए देखा था। मुझे कभी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है। क्या उसने दुख और सुख दोनों ही इतना देखा है कि वो दोनों तरह की हरकतें करती है, अथवा अपने दुख को पछाड़ने के लिए हंसती और मुस्कुराती है। कभी कभी लगता कि वो पागल या आधी पागल होकर ये सब करती है। जब वो खुश होती तो अजीब ढंग से उछल उछल कर चलती अथवा बदन को तान कर और टेढ़ा करके बाईं तरफ तिरछे चलने लगती। सचमुच ऐसे समय वो सीधे तो चलती ही नहीं बल्कि तेजी से कदम रखती हुई अर्धवृत्त सा बनाने लगती। तब उसके कूल्हे खूब मटकते थे। कभी कभी वो साड़ी खोंट कर आम, इमली और जामुन के पेड़ों पर जल्दी जल्दी चढ़ती हुई पुलई पर पहुंच जाती। वहां बैठ वो खुद फल खाती और डालियों को झोर कर नीचे भी गिराती जाती। ऐसे अवसरों पर गांव के लड़के और लड़कियां इकट्ठे हो जाते और खूब हो हल्ला मचता। वो भी खूब चीखती चिल्लाती। उसकी एक बात और भी चिंतित करने वाली थी। ठाकुर लोगों के कुएं से कुछ लोगों के पानी भरने पर प्रतिबंध था। वो लोग दूर पातर में जाकर किसी कच्चे कुएं से पानी लाते अथवा गड्ढे तालाब से काम चलाते, पर गर्मी में बड़ी दिक्कत होती। तब लाखों उनको बुलाकर चुपके से उनके लिए पानी भरकर दे देती। ले जाओ, और लेना हो तो आ जाना, कोई देखने न पाए, वो फुसफुसाते हुए स्वर में कहती थी। जब मैंने ये सब सुना तो नौसा की माई को बुलाया। उसे समझाया कि ऐसा करने से गांव में बवाल हो जाएगा, इसीलिए वो उसे मना कर दे। उसने अपनी ये हरकत बंद की या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर उसके बाद इस तरह की कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर सुल्लू मियाँ नाम के एक रिटायर्ड फौजी रहते थे। वो अपने साथ एक कुत्ता और बंदर बंदरिया रखते थे। जब वो बाहर निकलते
तो ये तीनों मूर्तियां उनके साथ दिखाई देती। मेहंदी में रंगे बाल, नाटा शरीर, छोटी छोटी आंखें, सलवार व लंबी कमीज, और रास्ते में हर व्यक्ति को रोककर मजाक भरी बकबक। सवेरे ठाकुर लोगों के कुएं पर वो भी अपने बंदर बंदरिया के साथ पानी लेने पहुंच जाते। उन्हें पानी लेने का एक आसान तरीका निकाल लिया था। वो ये कि कुएं पर पहुंचते ही वो बंदर बंदरिया से लाखों को डराने लगते। इस तरह लाखों डर कर मुफ्त में ही उनका पानी भर देती। सचमुच वो बंदरों से बहुत डरती थी। कभी कभी बंदरिया कूद कर उसके कंधे पर बैठ जाती। इस पर वो डर कर सड़क पर भागने लगती और मदद के लिए चिल्लाती जाती। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। सुल्लू मियाँ मेरे यहाँ आते जाते थे। मैंने एक दिन उनसे कहा, मुसीबत की मारी है, किसी दिन कुएं तालाब में डूब मरी तो सब आप ही को कहेंगे। कहिए, पानी भरने के लिए अपने किसी आदमी को भेज दिया करूं? अरे, मैं तो मजाक करता हूं। सुल्लू मियाँ शर्मा गए। लेकिन सबसे अधिक चिंता मुझे उस समय हुई जब गांव के कुछ लोगों ने चुन्नी लाल और लाखों को जोड़कर एक किस्सा सुनाया। नौसा की माई का देवर था चुन्नी लाल। करीब 45 वर्ष की उम्र, पतली लंबी कदकाठी, आंखों से उसे कुछ कम ही दिखाई देता था। उसकी दो दो शादियां हो चुकी थीं। पहली बीवी हैजे से मर गई थी, दूसरी भी धूमधाम से शादी करके लाई गई। पर एक दिन गहना गुड़िया लेकर वो अपने पुराने यार के साथ चंपत हो गई। चुन्नी लाल ने काफी दौड़ धूप की, मान मनोवल चली, पंचायत बैठाई गई, पर वो आने को तैयार नहीं हुई। अब चुन्नी लाल अकेला पड़ गया था। उसके पास थोड़ी बहुत खेती थी। उसके अलावा वो सुबह शाम ठाकुर टोले में मेरे यहाँ और कंपाउंडर साहब के यहाँ पानी भर दिया करता। किस्सा ये है कि एक दिन जाड़े के मौसम में लाखों इमली के बगीचे में बोझ नीचे पटक कर बैठी हुई थी। उन दिनों बगीचे में धान का खलिहान लगा हुआ था। चुन्नी लाल भी खेत से लौटकर उसी बगीचे में अपना धान सुखा रहा था। कहते हैं कि लाखों चुन्नी लाल को देखकर मुस्की काटने लगी। फिर दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करने लगे। लाखों खूब खुश थी। उन दोनों के इस व्यवहार को गांव के कई स्त्री पुरुषों ने देखा। बस ये खबर आग की तरह गांव भर में फैल गई। लोग कहने लगे, अरे, ये देखने में ही पगली लगती है, पर है बहुत चालाक। देखो, चुन्निया को कैसे फंसा लिया। इस चुन्निया का क्या, 2 बीवी रख चुका है, एक और रख लेगा। मैंने नौसा की माई को बुलाया और कहा, बहुत चंदन टीका लगाए घूमती हो, कुछ लाखों के बारे में भी सोचा? अरे, इसकी चुन्निया से शादी करवा दो। चुन्निया भी बेऔरत बे औलाद है, उसको एक सहारा मिल जाएगा और ये भी मर्द वाली हो जाएगी। मेरे जोर देने पर दोनों की शादी हो गई। अब लाखों मोहल्ले में किसी की मौसी, किसी की चाची, किसी की भाभी और चुन्नी लाल की बीवी बन गई। वो चुन्नी लाल को मलिकार कहती। उन दोनों को सड़क के किनारे वाला एक कमरा मिल गया। इस शादी से दोनों बड़े खुश रहने लगे। लाखों अब खेत पर भी जाती और चुन्नी लाल के दूसरे कार्यों में भी सहयोग भी देती। अब दोपहर में खेत से लौटते समय वो इमली के बगीचे में नहीं रुकती, न ही गढ़ी के किनारे बैठती, सीधे घर आ जाती। चुन्नी भी अपना काम खत्म कर दोपहर में कमरे पर आ जाता। दोपहर में उनके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता। कभी कभी मोहल्ले के शैतान लड़के बाहर से दरवाजे पर कंकड़ पत्थर फेंक देते। चुन्नी और लाखों की इस शादी को गांव भर में किसी ने स्वीकारा तो कुछ लोगों ने अस्वीकार कर दिया। चुन्नी की एक भौजाई इस शादी से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन उसने लाखों को खूब गालियां दी। कहा, अरे, मर्द के साथ सोने से कोई मेहरारू नहीं हो जाएगी, रखैल तो रखैल ही कही जाएगी। इसका लाखों ने कोई जवाब तो नहीं दिया। उसने बस चुपचाप कमरे के अंदर आकर बालों में खूब तेल लगाया, बालों को झाड़ा और चोटी की, फिर मांग में खूब चटक सिंदूर भरा, माथे पर टिकुली लगाई और शादी वाली रंगीन साड़ी पहन ली। अंत में वो पक्के कुएं के चबूतरे पर आकर साड़ी मोड़कर बैठ गई। सारे मोहल्ले में तहलका मच गया। कई औरतों ने आकर कहा, ये क्या करती हो? चुन्नी बाहर गए हैं, जब आकर देखेंगे तो क्या कहेंगे? गांव के लोग क्या सोचेंगे? पर वो कुछ नहीं बोली, सीधे देखती रही, जैसे दिए की स्थिर निर्वात लौ जलती जाए जलती जाए। मैंने स्वयं आकर देखा और उसे समझाया, पर वो टस से मस न हुई। शाम को चुन्नी लाल आया तो काफी भीड़ हो गई थी। उसने सारा किस्सा सुना तो गुस्से से लाल हो गया। चिल्लाकर बोला, ए गांव के बाबू बबुआनो,
बिरादरी के लोगों, जनता भाई, सभी कान खोलकर सुन लीजिए कि लाखों मेरी विवाहिता है। इससे कोई कुछ कहेगा तो ठीक ना होगा। लाखों को कुछ हो गया तो मेरी भी लाश उसी के साथ उठेगी। अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूं। वो हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी बाईं टांग कुछ उठ गई थी, जैसे एक ही टांग पर खड़ा हो। आंखें वो बुरी तरह मटका रहा था। देखते ही देखते लोग वहां से खिसकने लगे। हाँ भाई, मियाँ बीवी का मामला है। जब सभी चले गए तो चुन्नी लाल ने लाखों को अखबार में लेकर मनाया। फिर उसे बहुत प्यार और इज्जत से अपने कमरे में ले गया। महीनों बीत गए और बीतने लगे। लाखों और चुन्नी लाल की जोड़ी को पूरी सामाजिक मान्यता भी मिल गई थी। उस दिन की घटना के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे कोई चुन्नी लाल की रखैल या कुछ भी अंड बंड कह दे। वो बहुत प्यार से रहते। चुन्नी लाल उसे फूल की तरह रखता और चुन्नी लाल को वो जान से अधिक चाहती। वो चुन्नी लाल के हर काम में हाथ बटाती, उसके लिए रच रच कर नाश्ता और खाना बनाती, रात में उसके सिर और बदन में तेल लगाती। जब वो बीमार भी पड़ती तो चुन्नी लाल की सदा फिक्र करती। एक बार जेठ की दोपहरिया में चुन्नी और लाखों कुएं पर पानी भर रहे थे। चुन्नी लाल पानी भरते भरते थक गया था। अगली बार जब उसने बाल्टी कुएं में डाली तो बाल्टी के साथ वो भी कुएं के अंदर चला गया। जेठ की दोपहरिया में लाखों इस तरह चिल्लाई जैसे उसका जबह किया जा रहा हो। वो मदद के लिए चिल्लाती हुई सड़क पर बवंडर की तरह भागने लगी। ऊँघता हुआ गांव जाग गया। मैं भी बाहर निकल आया। चारों ओर चीख चिल्लाहट की पुकार मची हुई थी। अंत में कुम्हारों की मदद से चुन्नी लाल को कुएं में से जिंदा निकाल लिया गया। वो काफी पानी पी गया था। चाक पर घुमाकर ही उसके पेट से पानी निकाला गया। चुन्नी लाल के बचने से लाखों बहुत खुश हुई। उसने उस दिन दुल्हन के सभी कपड़े और जेवर पहने, गुलाब जामुन और बताशे खरीद कर मंदिर में चढ़ाए और मोहल्ले वालों को प्रसाद बांटा। उनकी इस खुशी से मुझे भी संतोष होता था। संतोष इस बात का कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई और एक परित्यक्ता स्त्री पार घाट लग गई और मेरे कहने से ही ये सब हुआ था। इस बात से मुझे कभी कभी अपने ऊपर गर्व भी होता। पर सुनने में ये भी आया था कि वो दोनों कोई बच्चा न होने से दुखी रहते थे। लाखों ने बहुत इलाज कराया, साधु सन्यासियों के पास गई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। कभी कभी चुन्नी लाल खिन्न हो जाता और लाखों को कुछ कह सुन देता। वो क्या करती? चुपचाप बैठकर रोने लगती। बहुत दिन बीत गए। एक दिन लाखों रोते कलपते मेरे घर आई तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। वो सीधे मेरी पत्नी के पास गई थी। पत्नी ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और उसकी बात सुनी, उसे कुछ समझाया और अंत में गेहूं चावल फटकने का कुछ काम दे दिया। दोपहर होने पर उसने 4 मोटी मोटी रोटियां, सब्जी और अचार लाखों को खाने के लिए दे दिए। उन 4 रोटियों में से 2 लाखों ने खुद खाई और बाकी 2 साड़ी के खूंट में बांधकर चुन्नी लाल के लिए लेती गई। उसके जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है जो ये सवेरे से जमी हुई है? अरे वो चुन्नी है ना, इसका दिमाग सठिया गया है। बच्चे के लिए हमेशा इसे कोसता रहता है। ये बेचारी इतना करती है उसके लिए, अब बच्चा कहाँ से ले आए? ये तो भगवान की इच्छा से होता है। आज वो सवेरे किसी बात पर बिगड़ गया और इसकी पिटाई कर दी, तब ये रूठ कर यहाँ चली आई। इसका कलेजा बड़ा कोमल है। अकेले तो इससे रोटी भी नहीं खाई गई, 2 रोटी बचाकर चुन्नी के लिए भी लेती गई। धीरे धीरे चुन्नी बूढ़ा हो गया और उसकी आंखों से भी बहुत कम दिखाई देने लगा। अंत में वो पूरी तरह लाखों पर ही निर्भर रहने लगा। लाखों खेत पर जाती, पानी भरती और चुन्नी की पूरी सेवा भी करती। और कुछ दिनों बाद चुन्नी की अस्वस्थता का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो कभी खत्म नहीं हुआ। कमजोर और मजबूर होते ही उसका भतीजा नौसा और उसकी पत्नी चुन्नी की खूब सेवा करने लगे। वो सदा लाखों के खिलाफ चुन्नी के कान भरते रहते। चुन्नी उनकी बातों में आकर लाखों के साथ गाली गलौज करने लगता। इस पर वो भी लाखों के साथ जोर जुलुम करने लगते। दरअसल वो चुन्नी लाल को बहका कर उसका खेत अपने नाम लिखा लेना चाहते थे। मैंने एक दिन चुन्नी को अपने यहाँ बिठाया। वो लाठी के सहारे कांखते कराहते आया। मैंने पहले उसे बिठाकर जलपान कराया, फिर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए समझाया। तुम्हें कुछ सोचना चाहिए चुन्नी, आखिर वो तुम्हारी औरत है। तुमको उसने सुख दिया है, तुम्हारी सेवा की है। कभी सोचा भी है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा भतीजा
लाखों पर कितना जुल्म करेगा। तुम अगर खेत अपने भतीजे के नाम लिखोगे तो ये बहुत बड़ा अपराध करोगे, तब तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। चुन्नीलाल को बात समझ में आ गई। वो रोते हुए कहने लगा, मेरी अकल मारी गई है मालिक, मैं कल ही कचहरी जाकर अपने खेत लाखों के नाम लिख देता हूँ। और सचमुच चुन्नीलाल ने अपना सारा खेत लाखों के नाम लिख दिया। इस पर नौसा बड़ा नाराज हुआ। वो लाखों का जानी दुश्मन बन गया। पर चुन्नीलाल के सामने लाखों को कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। चुन्नीलाल का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और सही दवा दारू न मिलने के कारण जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अंत्येष्टि के बाद जब नौसा घर आया तो रोती हुई लाखों के सामने बैठकर खुद भी रोने लगा। फिर हाथ जोड़कर उसने लाखों से कहा, चाची, मैं हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक की माफी मांगता हूँ। मरने के पहले चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अपनी चाची का ख्याल रखना। हे चाची, तुम किसी बात की चिंता न करना, हम तुम्हारे बेटे की तरह हैं। तुम अकेले क्या करोगी, हमारे साथ ही रहो। अब दिन रात तुम्हारी सेवा करेंगे। हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है और कुछ नहीं चाहिए। बस चाचा ने जो कुछ कहा है हम उसी का पालन करना चाहते हैं। इसके बाद नौसा और उसकी पत्नी लाखों की खूब सेवा करने लगे। नौसा की पत्नी उसे कोई काम ही नहीं करने देती थी। रात को उसके हाथ पैर दबाती और सिर में तेल लगाती। लाखों तो अपने ही दुख से दुखी थी। अब वो फिर बे औलाद और बेमर्द थी। अब उसके पास बचा ही क्या था। उसने अपने को भतीजे के सहारे छोड़ दिया और उन्हीं के कहे अनुसार चलने लगी। मैं ये सब सुनता था, पर मैं कर भी क्या सकता था। जानता था कि एक दिन उसका भतीजा उसे धोखा देगा। कभी कभी सोचता कि हो सकता है नौसा का दिमाग बदल गया हो। शायद वो हमेशा ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करता रहे। अब तो सब कुछ भगवान और किस्मत के सहारे है। अब तो नौसा ही इसको पार घाट लगाएगा। और ये सब सोचकर मैंने लाखों की समस्याओं में सक्रिय दिलचस्पी लेनी बंद कर दी। सचमुच लाखों की उन्होंने इतनी सेवा की कि वो उसकी पूरी तरह अभ्यस्त हो गई। वो ईमानदारी से ये विश्वास करने लगी कि नौसा और उसकी बीवी जिंदगी भर इसी तरह सेवा करते रहेंगे और उनकी मीठी मीठी बातों और व्यवहार से तथा उनके बार बार ये आश्वासन देने पर कि वो जिंदगी भर उसकी सेवा और रक्षा करेंगे, वो इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपना सारा खेत उनके नाम लिख दिया। जमीन लिखा लेने के बाद नौसा और उसकी पत्नी का असली चेहरा प्रकट हुआ। उन्होंने अपना रूप और व्यवहार आसानी से इस तरह बदल लिया कि किसी को भी आश्चर्य हो सकता था। अब वो लाखों के साथ नियमित रूप से गाली गलौज करने लगे। उसके खाने में कटौती होने लगी। उससे तरह तरह के काम करवाए जाते। जब वो अपनी जमीन और हक की बात करती तो सब मिलकर उसे मारते पीटते। धीरे धीरे लाखों खाने पीने के अभाव, दुर्व्यवहार और अत्यधिक श्रम के कारण कमजोर होती गई। उससे अब और अधिक परिश्रम नहीं हो पाता था। बात बात पर नौसा और उसकी पत्नी उसे घर में बंद कर देते। वो उसे पीटते और उसको खाना नहीं देते थे। एक दिन किसी तरह छिपकर वो मेरे पास आई। वो फूट फूट कर रो रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे आश्वस्त करूं उसे। मैंने उसे कहा कि खेत का टुकड़ा उसी का है। जब तक वो जिंदा है उसकी मालकिन वही है। उसके मरने के बाद ही उसके पति का भतीजा उसका मालिक बन सकता है। मैंने उसे 1-2 दिन रुकने के लिए कहा। फिर कचहरी चलकर दावा ठोकने में उसकी मदद करने का वचन दिया। लेकिन दूसरे ही दिन सुनने में आया कि लाखों का कहीं पता नहीं था। मैं बेहद चिंतित और क्षुब्ध हो गया। मैंने नौसा से जाकर पूछा, पर वो कसम खाकर कहने लगा कि उसे कुछ भी नहीं पता। कल जब वो घर से गई है तो उसके बाद से लौटी ही नहीं। सच्चाई का खैर जल्दी ही पता लग गया। मेरे यहाँ से जब लाखों गई तो वो बेहद उत्तेजित थी। वो नौसा के पास जाकर जोर जोर से अपने हक की बातें करने लगी। वो चुन्नीलाल की विवाहिता पत्नी है और चुन्नीलाल ने खुद जमीन उसके नाम लिखी है। वो पत्नी है, पत्नी। आज के जमाने में पत्नी का हक कोई नहीं छीन सकता। वो आज से नौसा और उसकी पत्नी को अपने खेत में नहीं जाने देगी। दिन भर उसने खाना पीना कुछ भी नहीं किया और लगातार लड़ती रही। दिन में तो वो लोग अधिक कुछ नहीं बोले, लेकिन रात में उसको बुरी तरह मारा। इतना मारा कि अधमरा सा कर दिया। फिर घसीट कर उसे घर से बाहर कर दिया। मैंने नौसा को बहुत फटकारा और मामला पुलिस में देने की धमकी दी। नौसा बेहद डर गया और लगा कस्में खाकर गिड़गिड़ाने। मैंने उस समय तो कोई कार्रवाई नहीं की
और ये उम्मीद करता रहा कि लाखों जल्दी ही लौट आएगी। लेकिन 4-5 दिनों तक लाखों का कोई पता ही नहीं लगा। फिर वो दिन नहीं भूलता। आकाश में बादल छाए थे और तेज हवा चल रही थी। सुबह का ही समय था। मैं बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि मोहल्ले का राम लखन नाई आया। उसने आकर बताया कि गांव से दूर एक खेत में कुछ राहगीरों ने एक औरत की लाश देखी है। मैं उठ खड़ा हुआ और चादर ओढ़कर बाहर निकल गया। हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लगी। मेरे साथ गांव के कुछ और लोग भी चल पड़े। मेरी शंका सच साबित हुई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि लाखों ही थी। खेत उसी का था और वो खेत की मिट्टी से पुती हुई थी, ऐसे जैसे उसने लोट पोट कर उस खेत में स्नान किया हो। अभी आपने सुनी अमरकांत की लिखी कहानी लाखों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए विदा।